हाँ जी, तो लास्ट क्लास में हमने 21 तक क्वेश्चन कर लिए थे। 22वें क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं आपको। हाँ, यहाँ 21 तक हमने कर लिए थे। 22nd क्वेश्चन से स्टार्ट करना है। कॉपी करते हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन में बोला गया कि इफ़ द pth टर्म qth टर्म एंड rth टर्म ऑफ ए जीपी आर a b and c रिस्पेक्टिवली, प्रूव दैट a पावर इतना, b पावर इतना, c पावर इतना। थोड़ा छोटा है, आपको बड़ा अपनी बुक में देख लो, या तो मैं इसको भी दोबारा से लिखूंगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो pth टर्म है यानी कि a सब p, ऐसे लिखते हो ना pth टर्म को ap, तो वो क्या बनेगी? फर्स्ट टर्म को क्योंकि उन्होंने ए बी सी का यूज़ करा, तो फर्स्ट टर्म को मैं एक्स मान लेता हूँ यहाँ पे। लेट फर्स्ट टर्म बी एक्स एंड कॉमन रेशो बी, कॉमन रेशो को आर ही लिख देते हैं क्योंकि आर उन्होंने कहीं दिया है। हाँ दिया है। कॉमन रेशो को मैं वाई ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? x और y की पावर p माइनस 1, यही होगा ना। pth टर्म हमारे रूल के हिसाब से बनेगी, gp की है ले फर्स्ट टर्म, यानी कि pth टर्म होती है a r की पावर n माइनस 1, ठीक है। और n की वैल्यू कितनी है? p, तो p माइनस 1 हो जाएगी। और ये किसके इक्वल है? a के इक्वल है, ठीक है। ऐसे ही जो qth टर्म है तो वो कितना हो जाएगा? x y की पावर q माइनस 1, वो है b के इक्वल। और जो rth टर्म है a r, rth टर्म इज इक्वल टू x y की पावर r माइनस 1, और ये किसके इक्वल है? c के इक्वल है, ठीक है। ये तीन हमारे पास इक्वेशन बन गई क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। हाँ, तो अब इन्होंने कहा कि जो प्रूव करना है हमें कि a की पावर q माइनस आर इंटू पी की पावर r माइनस पी और c की पावर p माइनस q जो है ये 1 के इक्वल है। ये चीज़ हमें प्रूव करनी है, ठीक है। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। a q माइनस आर इंटू बी r माइनस पी और c q माइनस p माइनस q, इस पे काम कर लेते हैं। क्या कर सकते हैं हम? ए की जगह पे वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं, बी की जगह पे ए वाली वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं, और सी की जगह पे ए वाली वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं, जीपी की जो टर्म बनती है उस हिसाब से। तो ए की जगह पे आ गया, ऐसे करना ही सही रहेगा या और किसी तरीके से करना सही रहेगा? ऐसे करना ही सही रहेगा, क्योंकि और कोई तो वैल्यू हमारे पास है नहीं। क्यू माइनस आर कैसे बनाया जाएगा? तो ए की जगह पे वैल्यू पुट कर दो। तो ए की जगह पे फर्स्ट इक्वेशन में से वैल्यू पुट कर रहा हूँ, बी की जगह पे सेकंड इक्वेशन की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, और सी की जगह पे थर्ड इक्वेशन से सी की वैल्यू लेके यहाँ लगा रहा हूँ। तो फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड हमने वैल्यूज रिप्लेस करी हैं ए बी और सी की। तो यहाँ पे मुझे ए की जगह पे मैं लिख सकता हूँ एक्स वाई की, वाई की पावर थी p माइनस 1 और इस पूरे की पावर है q माइनस आर। देख रहे हो क्या हुआ है? यहाँ पे सिर्फ y की पावर है, इस जगह पे जो है यहाँ पे जो है ये y की पावर है, यहाँ पे ये y की पावर है, और यहाँ पे y की पावर है। x की कोई पावर नहीं है, लेकिन यहाँ पे x और y की पावर जो थी उसकी भी एक पावर आ रही है, पावर की पावर आ रही है। तो उस पर काम हमें लॉ ऑफ एक्सपोनेंट वाला यूज़ करना पड़ेगा, यानी कि एक्सपोनेंट के लॉ यूज़ करने पड़ेंगे, यहाँ पे रूल्स को यूज़ करना पड़ेगा। b की जगह पे मैं लगा सकता हूँ एक्स वाई की पावर q माइनस 1 और इस होल की पावर है r माइनस पी, सिर्फ कैलकुलेशन ही है यहाँ पे। और c की जगह पे लिख सकता हूँ एक्स वाई की पावर r माइनस 1 और इस होल की पावर p माइनस q, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने वैल्यू रिप्लेस कर दी। अब ये पूरी कैलकुलेशन मुझे 1 लानी है। अब देखो कहाँ तक पहुँचते हैं। इसका मतलब हो गया ये x की पावर है q माइनस आर और y की पावर है p माइनस 1 और q माइनस आर। पावर की पावर होती है तो इसकी पावर की पावर मल्टीप्लाई और इसकी पावर भी ये चीज़ समझ में आई है? फर्स्ट स्टेप ये एक्स वाई वाला कि x की पावर q माइनस आर और y की पावर p माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई q माइनस आर क्यों कर दी मैंने? क्योंकि पावर की पावर y के लिए बनी और x की पावर q माइनस आर बनी, ठीक है। अगर आपके पास ऐसे लिखा हो a b की पावर x,
ठीक है, तो इसका मतलब ए की पावर भी है और बी की पावर भी है। और अगर ऐसे लिखा हो ए की पावर बी की पावर एक्स और होल की पावर वाई, तो ए की पावर वाई भी होगी, यानी कि वाई ए की भी पावर होगी, और बी की पावर एक्स की पावर भी वाई होगी। तो ए की पावर वाई आंसर, मतलब कि इसका तो ये बना, और इसका बना पावर की पावर मल्टीप्लाई एक्स वाई, तो ये बनेगा ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों पावर की मल्टीप्लाई होगी, तो मैंने वही करा दी कि पावर की पावर मल्टीप्लाई एक बार ये केस बनेगा, और एक्स की पावर खाली क्यू माइनस आर भी बनेगी। आप जितने बच्चे बैठे हो, आप में से किसी को डाउट? काव्य समझ में आई ये वाली बात, समझ में आई है? हाँ, आगे चलते हैं। ऐसे यहाँ पे हो जाएगा x की पावर r माइनस पी, ये x की पावर बनेगी, और जो y की पावर आएगी वो आएगी q माइनस 1 की मल्टीप्लाई r माइनस पी से। ठीक है, ये चीज़ हटा देता हूँ, ये समझने वाला पार्ट था। अगर कोई डाउट रहेगा तो फिर काम नहीं बनेगा, बता देना मुझे अगर कोई डाउट रहेगा तो। और यहाँ पे अगेन x की जो पावर आएगी वो आएगी p माइनस क्यू, और y की पावर 2 बनेगी, ये भी और ये भी, तो पावर की पावर मल्टीप्लाई आ जाएगी r माइनस 1 की मल्टीप्लाई p माइनस क्यू से। ये पावर में चल रही है मल्टीप्लाई। अच्छा, तो x की पावर देखो क्या क्या है, ये सारी टर्म्स आप देखो आपस में मल्टीप्लाई है, ये इससे मल्टीप्लाई है, इससे मल्टीप्लाई है, इससे मल्टीप्लाई, ये सब कुछ आपस में मल्टीप्लाई है। मल्टीप्लाई वाली टर्म्स में जो है x की पावर, ये देखो यहाँ पे मैं आपको ये शेड करके दिखा रहा हूँ ब्लू वाला, x यहाँ पे भी है, x यहाँ पे भी है, x यहाँ पे भी है, और ये सब मल्टीप्लाई में है। मल्टीप्लाई में बेसिस सेम होते तो पावर को क्या करते हो? ऐड कर देते हो। पावर को क्या कर देते हो? ऐड कर देते हो। एक बार पावर ये है, एक बार पावर ये है, और एक बार पावर ये है, तो इन तीनों की जब मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे को ये मिलेगा जो मैं लिखने वाला हूँ यहाँ पे, x की पावर q माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस p माइनस क्यू, ये x की पावर बनेगी। और y की पावर क्या बनेगी? ऐसे y में देखोगे तो y एक बार यहाँ पे है, एक बार यहाँ पे है, और एक बार यहाँ पे है, विद डिफरेंट पावर्स। जो भी पावर बन रही है वो भी मल्टीप्लाई 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 कराना है। तो y की जितनी भी पावर हैं उन सबको जब बेस हमारे मल्टीप्लाई में है, यानी कि ये वाला y इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये वाला y इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, जब मैं इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कराऊंगा तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि y की पावर ये इंटू ये प्लस ये इंटू ये प्लस ये इंटू ये, क्योंकि बेसिस अगर मल्टीप्लाई में है और वो सेम है तो बेस को एक बार लिख देते हैं और सारी पावर्स को ऐड करा देते हैं। लेकिन पावर अपनी आप में अभी मल्टीप्लाई होनी रह रही हैं, तो मैं एक स्टेप अगर ऐसे लिख दूं तो आपको देखो समझ में आता है कि नहीं आता। y की पावर बनेगी p माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय q माइनस आर, फिर ये प्लस हो जाएगा q माइनस 1 r माइनस पी के साथ, और फिर ये प्लस हो जाएगा r माइनस 1 और p माइनस क्यू की मल्टीप्लाई के साथ। बोलो ये बात समझ में आती है कि नहीं? यस सर। हाँ ठीक है, तो यहाँ देखो क्या कैलकुलेशन बनी, q से q कट गया, r से r कट गया, p से p कट गया। तो अगर आप x को देखो तो x की पावर यहाँ पे आ गई 0, और y की पावर क्या बनेगी? अब ये मल्टीप्लाई वाला काम रह गया, तो इसकी मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, ये तीन ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई कराने हैं। तो क्या बनेगा देखो यहाँ पे, y की पावर बनेगी पी क्यू माइनस आर पी माइनस क्यू और प्लस क्यू आर, ये इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी। ऐसे अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, अगले वाले दो ब्रैकेट की मल्टीप्लाई, इन दोनों ब्रैकेट्स की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। देखो बनेगा आर क्यू माइनस क्यू पी माइनस का आर और प्लस का पी। ठीक है, और यहाँ पे मैंने शायद यहाँ पे गलत लिख दिया ना, क्यू आर लिख दिया यहाँ पे, जबकि 1 और आर की मल्टीप्लाई यहाँ पे आर आना था। 1 और आर की मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस का आर आना था। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पे आर और पी की मल्टीप्लाई आर पी माइनस आर क्यू माइनस का पी और प्लस का क्यू, ये होगा। तो x की पावर 0 अभी मैं फिलहाल ऐसे ही लिख देता हूँ, और ऐसे y की पावर में देखो क्या होगा, देखो पी क्यू है कहीं पे, ये रहा पी क्यू और ये रहा पी क्यू, ये दोनों पी क्यू हैं, ये प्लस के साथ और ये माइनस के साथ है, तो ये और ये कट जाएगा। माइनस का आर पी है और ये प्लस का आर पी है, माइनस का क्यू है, ये प्लस का क्यू है लास्ट में, प्लस का क्यू और माइनस का क्यू कट गया, प्लस का आर माइनस का आर कट गया, आर क्यू प्लस का और माइनस का ये कट गया, और प्लस का पी और माइनस का पी ये कट गया, सब कट गया। तो y की पावर भी 0 आ गई, x की पावर भी 0, y की पावर भी 0, तो मतलब क्या आ गया, 1 ही आ गया ना, 1 इंटू 1। किसी की पावर 0 तो 1 आता है, तो 1 इंटू 1 कितना आ गया, 1, और यही थी हमारी राइट हैंड साइड। ये रहा, ये यहाँ क्वेश्चन में देख लो आप, ये रहा 1 के इक्वल आना था, तो आ गया 1 के इक्वल। ठीक है जी।
Yes. आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं कॉपी। 23वां क्वेश्चन। इफ द फर्स्ट टर्म एंड द nth टर्म ऑफ ए जीपी आर ए एंड बी, फर्स्ट टर्म जो है वो ए है, फर्स्ट टर्म वो नॉर्मली हम ए ही लिखते हैं, उन्होंने भी ए दिया है, और जो nth टर्म है वो बी है, यानी कि ए एन जो है वो बी के इक्वल है। ए एन का मतलब होता है ए आर की पावर n माइनस वन, जी पी की बात कर रहे हैं इसलिए आर की पावर n माइनस वन, वो किसके इक्वल है, बी के इक्वल है। एंड आगे क्या है, इफ P इज द प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स, n टर्म्स का प्रोडक्ट कितना है, P है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है जी, दिखते हैं इसको। जैसे कि एक जीपी बनाएं तो ये क्या आएगा, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड सो ऑन, और nth टर्म कितनी आएगी, a r की पावर n माइनस वन, ये होगी nth टर्म। ये हो गई फर्स्ट टर्म, ये हो गई सेकंड टर्म, ये हो गई थर्ड टर्म, ये हो गई फोर्थ टर्म, और ये हो गई nth टर्म। यही बात हुई ना, nth टर्म को ऐसे लिखोगे, फर्स्ट टर्म को ऐसे, सेकंड टर्म को ऐसे जीपी के अंदर, और कॉमन रेशो को अगर आप r मान लो, फर्स्ट टर्म a एंड मैंने लेट कर लिया, लेट, अरे यार, लेट कॉमन रेशो जो है वो है r, जो नॉर्मली हम लिखते हैं फॉर्मूले के अंदर। कॉमन रेशो को मैंने r लेट कर लिया, तो फर्स्ट टर्म ये लिखी जाएगी, सेकंड टर्म ये, थर्ड टर्म जीपी की ये, फोर्थ टर्म ये, और nth टर्म ये लिखी जाएगी। अब इन सारी टर्म्स का जो प्रोडक्ट है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो है p। ये जो जितनी भी टर्म्स लिखी है ना, ये मैं येलो शेड करता हूं यहाँ पे, ये वाली टर्म्स, इन सारी टर्म्स का जो प्रोडक्ट है क्वेश्चन के हिसाब से वो ये कह रहा है कि p इज द प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स। n टर्म्स जितनी भी बनेगी, जितनी भी ये टर्म्स हैं, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, और n टर्म तक ले लो, तो n टर्म्स का जो प्रोडक्ट है वो क्वेश्चन के हिसाब से p है। अच्छा जी, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a इंटू ए आर इंटू ए आर स्क्र इंटू ए आर क्यूब डॉट 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 मल्टीप्लाई में डॉट 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 मल्टीप्लाई ए आर n माइनस वन का जो प्रोडक्ट है वो p के इक्वल है। ठीक है, तो हमें करना क्या है, प्रूव दैट पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी की पावर n। जो p का स्क्वायर है, यानी कि मुझे इसका स्क्वायर फाइंड करना है, जो p है ना, ये इसका स्क्वायर फाइंड करना है। तो पहले तो p अपने आप में बहुत खतरनाक सी चीज बन रही है सामने, इस चीज को सॉल्व करना पड़ेगा कि p बन क्या रहा है, फिर मैं p स्क्वायर यहाँ जो आपने काम करने को बोला उस पर काम करूंगा। ठीक है जी, तो pth टर्म, जो pth टर्म नहीं है, सॉरी, p जो अपने आप में रिजल्ट है वो इसके इक्वल है, इन सारी टर्म्स का प्रोडक्ट। अब इन सारी टर्म्स का प्रोडक्ट आएगा कितना, इस चीज को समझना पड़ेगा। ये सारी टर्म्स मल्टीप्लाई में है, और मल्टीप्लाई में a है। जैसे कि मैं कहूँ 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, क्या बनेगा, आप क्या लिखोगे इसको, ऐसे लिखोगे ना, 2 की पावर 1 2 3 4 5 6, ये लिखोगे आंसर। 2 को अगर 6 बार मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 2 इंटू 6 लिखोगे या 2 की पावर 6 लिखोगे, 2 की पावर 6 लिखेंगे क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है। ठीक है, तो मैं इस चीज को, जो आपने प्रोडक्ट वाला पार्ट था, सारी टर्म्स, n टर्म्स का जो प्रोडक्ट है वो p दिया है। अब n टर्म्स का प्रोडक्ट मैं अपने हिसाब से करूं तो कैसे करूंगा, मैं इसको थोड़ा आसान लिखने की कोशिश करता हूं। मैं ऐसे लिख दूंगा a इंटू ए इंटू ए इंटू ए, ये सारे जो a हैं इन सब में से a निकाल लूं मैं, और वो सारे अलग से मल्टीप्लाई करा दूं, तो वही बात बनेगी ना। तो कितनी बार a प्लस करने हैं, n टाइम्स, क्योंकि यहाँ पे कितनी टर्म्स तक का वैल्यू निकाल रहे हैं, n टर्म्स तक, यानी कि a कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, n बार। a कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, n बार, तो लिख दूंगा n टाइम्स। a को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, a की पावर n, है ना, ये समझ गए। और फिर इसको फिर आगे मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, ये r वाली, r का जो मल्टीप्लाई वाला बात है, यानी कि r इंटू आर की पावर 2 इंटू आर की पावर 3 इंटू आर की पावर 4 एंड सो ऑन, और r की पावर कितनी, n माइनस वन। ये चीज करानी है। ये कैलकुलेशन किसके इक्वल आएगी, मतलब p के इक्वल आएगी। इस प्रोडक्ट को मैंने अपने हिसाब से अरेंज कर लिया। अच्छा, ये ए वाले को अगर मैं जैसे कि अभी समझाया कि अगर मैं 2 को 10 बार मल्टीप्लाई कराऊं तो क्या आएगा, 2 की पावर 10 हो जाएगी। ऐसे किसी भी नंबर को जितनी बार मल्टीप्लाई कराऊं उसकी पावर उतनी बन जाएगी। तो ऐसे a को मैंने n टाइम्स मल्टीप्लाई कराया, तो इस सब की प्रोडक्ट आएगी a की पावर n। हाँ जी, हाँ आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। इनटू में यहाँ पे r मल्टीप्लाई हो रहा है, और r की जो पावर है यहाँ पे 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 6 होगी, फिर 7 होगी, और कहाँ तक चलते जा रहा है, n माइनस वन तक। अच्छा,
तो मल्टीप्लाई में पावर को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। यहाँ पे भी मैंने ऐड करा है, यहाँ पे भी मैं ऐड कराऊंगा, तो आर की पावर कितनी हो जाएगी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 एंड सो ऑन, लेकिन कहाँ तक, आर की पावर n-1 तक, और सॉरी आर की पावर नहीं n-1 तक, n-1 तक, ठीक है। पावर लास्ट वाली वैल्यू क्या है, n-1, ठीक है। यानी कि ये चीज क्या है, ऊपर वाला पार्ट, ये 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, ये प्लस करा रहे हो, किन्हीं टर्म्स को प्लस कर रहे हो, अच्छा। और ये अपने आप में एक सीरीज बन रही है, ये वाली सीरीज अपने आप में एक स्पेशल सीरीज है, जो स्पेशल सीरीज मतलब जो हमारी नॉन सीरीज हैं, हमने जो पढ़ी हैं, यानी कि एपी या जीपी। अब ये एपी बन रहा है, देखो कैसे, क्योंकि फर्स्ट टर्म से सेकंड टर्म जाने में 1 प्लस हो रहा है, सेकंड टर्म से थर्ड टर्म जाने में 1 प्लस हो रहा है, थर्ड टर्म से फोर्थ टर्म तक जाने में 1 प्लस हो रहा है, ऐसे अगली टर्म तक जाने में 1 प्लस हो रहा है, ठीक है। ऐसे ऐसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो इसका मुझे सम निकालना है, यानी कि ये सीरीज बन रही है एपी की सीरीज, ये किसी की सीरीज है, एपी की। इस एपी का सम निकालना है, इन सारी सीरीज, इस सारी वैल्यूज को प्लस करना है। तो मैं इधर साइड में करता हूँ 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 प्लस n-1, यहाँ तक प्लस करना है, ठीक है। यानी कि ये हो गई फर्स्ट टर्म, ये हो गई सेकंड टर्म, ये हो गई थर्ड टर्म, ये हो गई फोर्थ टर्म, और ये कौन सी टर्म हो गई, n-1 टर्म, ठीक है। क्योंकि ये समझ में आ रहा है कौन सी पोजीशन की टर्म है, n-1 है, तो n-1 टर्म तक का मुझे सम निकालना है। बात समझ में आ रही है ये वाली n-1 तक का? यस सर, आगे। यस सर। तो इन सबको प्लस करना है, यानी कि क्या चीज हुई यहाँ पे, सम ऑफ n टर्म्स का रूल लगाना है, और लेकिन n की जगह पे लिखना क्या है, n-1 लिखना है, ठीक है। n-1 तक का सम निकालना है। तो यानी कि रूल क्या होता था, Sn का रूल क्या होता था, जो Sn का रूल हमने अभी 11th में भी पढ़ा और 10th से हम पढ़ते आ रहे हैं, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू में d। n की जगह पे लिखना है n-1, a की जगह पे आना है फर्स्ट टर्म यानी कि 1, और डिफरेंस की जगह कितना आना है 1, और n की जगह पे क्या आना है, n-1 आना है। इस बात को ध्यान रखना, यहाँ पे ये समझ में आना चाहिए आपको। अगर नहीं समझ में आ रहा तो मुझे बताओ, मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ उस बात को। आ रहा है सबको समझ में, n-1 आएगा? यस सर। हाँ, तो n-1/2 ब्रैकेट में 2 इंटू a, यानी कि फर्स्ट 1 ही है, फर्स्ट टर्म 1 है, प्लस n की जगह पे n-1, और इसमें से -1 करना है, और इंटू में क्या करना है, d यानी कि 1, ठीक है जी। एक सेकेंड रुकना यार। हेलो, चलो चेक करते हैं, अभी देखते हैं, अभी बाद में। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ मेरे बेटे, तो यहाँ पे क्या कैलकुलेशन बनती है, n-1/2 ब्रैकेट में 2 इंटू 1 2 प्लस n-2, ये कैलकुलेशन कितनी आ जाएगी, n-2, और इसको 1 से मल्टीप्लाई तो यही आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो कितना आया, n-1/2 और इंटू में n, है ना, यही आया। तो यानी कि ये सारी वैल्यूज का सम, ये रिजल्ट मेरे को मिलता है इसके लिए, ठीक है। तो चलो ये लिखा रहने देता हूँ जो जैसे था। अब a की पावर n आ गया इंटू r, और r की पावर जो थी उस सारी पावर का मैंने जब कैलकुलेशन करी तो ये मेरे को मिलता है n-1 इंटू में n/2, यानी कि मिलता है n-1 इंटू में n/2, ठीक है। तो अगर मैं इसकी और कैलकुलेशन करूं, व्हाट हैपन, नेट चला गया था, अभी डिस्कनेक्ट हो गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या कैलकुलेशन आ रही है, ये किस चीज की कैलकुलेशन है, यानी कि ये जीपी के अंदर n टर्म्स का प्रोडक्ट है। जीपी की सीरीज जो है, जीपी की सीरीज नहीं बोलना चाहिए, जीपी जो एक सीक्वेंस है जो कि जीपी बन रहा है, उसमें n टर्म्स का प्रोडक्ट है ये,
और वो किसके इक्वल है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? वो पी के इक्वल है। वो तो स्टार्टिंग में मैंने दिखाई दिया कि ये पी के इक्वल है, ये पी के इक्वल है और ये भी पी के इक्वल है, कैलकुलेशन पी के इक्वल है। अब पी की फाइनल कैलकुलेशन मेरे को ये मिलती है अगर मैं देखूं तो, और कर सकता हूं एक स्टेप में इसको और बढ़ा सकता हूं कि एन से इसको ब्रैकेट को खोल दूं, इतना मैं काम कर सकता हूं। यानी कि कुछ ऐसे हो जाएगा ए की पावर एन और इनटू में आर की पावर एन स्क्वायर माइनस में एन और अपॉन में 2, ये पावर में है, आर की ये पावर है, ठीक है, थोड़ा छोटा ही लिखा है मैंने, और ये पी के इक्वल है, ठीक है। पी भी मुझे मिल गया कितना है, और फर्स्ट टर्म आपने दे रखा है ए और nth टर्म जो है वो है बी, यानी कि ए आर की पावर n माइनस 1 बी के इक्वल है, ठीक है। अब आप बोलते हो कि ये चीज प्रूव करो कि पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी की पावर n, पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी की पावर n, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो क्या करें, p का स्क्वायर कर देते हैं, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड है p का स्क्वायर। अब p मेरे पास कितना आया है, p मेरे पास आया है a की पावर n और r की पावर n स्क्वायर माइनस में n अपॉन में 2, और इस पूरे की पावर कितनी करनी है, 2 करनी है। p का स्क्वायर करना है ना, मैंने स्क्वायर लगा दिया, तो क्या आएगा a का, यानी कि इसका भी स्क्वायर होगा और इसका भी स्क्वायर होगा, ऐसे ही होगा ना, यानी कि ऐसे लिखा जाएगा a की पावर n, इसकी भी पावर 2 और r की पावर n स्क्वायर माइनस में n अपॉन में 2, इसकी भी पावर इसकी पावर 2 नहीं, मल्टीप्लाई बाय 2, या इसकी पावर 2 होल की पावर 2 करनी तो पहले वो कर लो, एक स्टेप वो बढ़ा लो। और आपको मालूम है पावर की पावर जो भी होती है वो दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो पावर की फिर से पावर आनी थी, ऐसे आनी थी पावर 2, तो पावर की भी पावर है, तो इसको मैं अगले स्टेप में ऐसे लिखता ना कि पावर की पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं आपस में, पावर की भी पावर हो तो दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो यहाँ पे भी ये काम हो जाएगा, यहाँ पे भी ये काम हो जाएगा। अगर इसको मैं एक स्टेप और आगे बढ़ा दूं कैलकुलेशन, किसी को डाउट हो तो बता देना मुझे। a की पावर 2n ये आया, और r की पावर कितनी हो जाएगी, n स्क्वायर माइनस में n, ये 2 से 2 कट ही जाएगा, तो ये आया, ठीक है। इससे ज़्यादा मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, करने का फ़ायदा नहीं है। और तो मेरे को p का स्क्वायर ये मिलता है। अच्छा, राइट हैंड साइड क्या है, जो चीज़ प्रूव करनी थी उसकी राइट हैंड साइड थी ए बी की पावर n, a तो फर्स्ट टर्म ही था, यानी कि वो तो a ही लिखा रहने दो, और जो हाँ a तो फर्स्ट टर्म था, ठीक है, हो जाएगा। और b कितना था, b था उसकी nth टर्म, आई थिंक, हाँ b जो था उसकी nth टर्म के लिए था, और मैंने वो लिख ही रखा है। b किसके इक्वल है, a r की पावर n माइनस 1, b किसके इक्वल बनेगा, nth टर्म gp के अंदर ये लिखते हैं ना, nth टर्म ऑफ gp a r की पावर n माइनस 1, ठीक है। तो a तो ये हो गया फर्स्ट टर्म, ठीक है, और इस b की जगह पे लिखेंगे nth टर्म, यानी कि a r की पावर n माइनस 1, और इस पूरे की होल पावर कितनी बनानी है, n बनानी है। तो इसकी कैलकुलेशन कितनी आती है, इसकी भी पावर n, a की पावर n, इसकी भी पावर n, तो ऐसे लिखेंगे a r n माइनस 1 की पावर n, ठीक है, a की पावर n, a की पावर n रही, इसकी पावर भी n होगी, तो ऐसे लिखा जाएगा a की पावर n, और r की पावर है n माइनस 1 और इसकी पावर भी n, पावर की पावर मल्टीप्लाई, तो r की पावर आ जाएगी n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय n। अच्छा, अगला स्टेप क्या आ जाएगा, a की, ये LHS में स्क्वायरिंग बोथ साइड पर नहीं, LHS में स्क्वायरिंग बोथ साइड नहीं करा था, LHS में जो मेरे को p की वैल्यू पता थी उसकी पावर 2 कर दी, p की वैल्यू मुझे पता थी ऊपर, ये रही p की वैल्यू, ये ऊपर स्क्रीन पे जो दिख रही है इसकी पावर मैं 2 कर रहा हूँ, इसकी पावर जब मैं 2 करूंगा तो मेरे को ये कैलकुलेशन मिलती है, यानी कि मैं आपको शेड करके दिखा देता हूँ अभी, ये मिलता है मुझे, ठीक है। ये है p की वैल्यू, ये है p की वैल्यू, और इसकी पावर 2 करनी है, यानी कि p की जगह पे ये लगाना था और इसकी पावर 2 करनी थी। आई बात समझ में क्या नहीं आ रही, ठीक है सर। एक बार करके देखना पड़ेगा, क्वेश्चन थोड़ा सा इस तरीके का ही है कि करके तो देखना ही पड़ेगा आपको, बिना करे काम नहीं चलेगा। अच्छा, यहाँ पे देखो बेस सेम है, मल्टीप्लाई में सब कुछ मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में बेसिस सेम हो तो पावर क्या होती है, ऐड हो जाती हैं। पावर n प्लस n कितना आ जाएगा, 2n, n और n को जब प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, 2n, ठीक है जी, हो गया 2n, तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। फिर मल्टीप्लाई बाय r की पावर ये है, तो इसको मैं पावर खोलूँ, यानी कि पावर में भी जो ब्रैकेट आ रहा है उस ब्रैकेट को खोलूँ तो कितना बन जाएगा, n स्क्वायर माइनस में n। क्या ये चीज़ और ये येलो वाला पार्ट सेम नहीं है, बिल्कुल
ए की पावर 2n, यस, और आर की पावर n स्क्वायर माइनस n, हाँ ठीक है। तो यानी कि लेफ्ट हैंड साइड जो p का स्क्वायर था वो भी येलो वाला रिजल्ट आ रहा है लास्ट में, और जो राइट हैंड साइड थी वो था ए बी की पावर n, वो भी ये वाला पार्ट आ रहा है येलो वाले के जैसा ही आ रहा है, बिल्कुल सेम आ रहा है, ये चीज़ आ रही है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ, अब मैंने कोई 1 और 2 तो कहीं डाला नहीं था, तो अब मैं इस जगह पे डाल रहा हूँ 1 और इस जगह पे डाल रहा हूँ 2, और ऐसे लिख रहा हूँ फ्रॉम 1 and 2 हम कह सकते हैं कि p स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी की पावर n के इक्वल होगा। ठीक है जी, आया समझ में? यस सर। बाकी काव्या, कीर्ति, क्या कहते हो, आया समझ में? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है ठीक है, काव्या का कहना है ओके, हार्दिक का कहना है ठीक है। अगला प्रश्न करते हैं, कॉपी 24th क्वेश्चन। आगे सारे क्वेश्चन ही ऐसे हैं, टाइम लेने वाले भी हैं और मेहनत करने वाले भी हैं, और समझने वाले तो फिर हैं इसका मतलब। शो दैट, ऊपर चल, शो दैट द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स of a GP to the sum of terms from n plus 1th to 2nth term is 1 upon r की पावर n। क्वेश्चन एक बार दोबारा पढ़ा देता हूँ ताकि समझ में आ जाए, क्योंकि मैंने थोड़ा रुक रुक के पढ़ा है अपने आप को समझाने के लिए। हाँ जी, शो दैट द रेशो शो करनी है हमें, ये आएगी 1 अपॉन r की पावर n। किसकी रेशो? सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स की रेशो, पहली n टर्म्स की रेशो, और किसका रेशो इसके साथ निकाल रहे हैं हम? ऑफ ए जीपी की फर्स्ट n टर्म्स का किसके साथ रेशो बन रहा है? सम ऑफ द टर्म्स फ्रॉम n प्लस 1th टू nth टर्म तक। अच्छा, क्या हुआ देखो, मतलब इसका एक जीपी लिखते हैं, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। हाँ, क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा है दिव्यांश, देखो अभी मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, समझ में आएगा अभी। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, और ये आ गई इसकी nth टर्म, ठीक है, ए एन ऐसे लिखोगे। फिर इससे अगली वाली टर्म कौन सी होगी? ए एन प्लस 1 होगा। इससे अगली वाली कौन सी होगी? ए एन प्लस 1 यानी कि ए एन प्लस 2 होगा, ठीक है, ऐसे ही चलता रहेगा। और कहाँ तक ले जाएंगे अब इसको? 2nth टर्म तक, यानी कि ए टू एन तक, यहाँ तक पहुँच गए हम, इस टर्म तक पहुँच गए। अब वो कह रहा है कि ये पहली n टर्म्स का सम, और फिर n प्लस 1 टर्म से लेकर के आखिर तक का सम, 2n टर्म्स तक का, यानी कि लास्ट टर्म जो है 2nth टर्म है, यहां तक का सम। और इन दोनों का अगर मैं रेशियो निकालता हूं, रेशियो वाला पार्ट, तो आएगा 1:r की पावर n, 1:r की पावर n। ये चीज सोल्व करनी है, ये चीज प्रूव करनी है, यानी कि मैं शेड करके दिखाता हूं, टूल ही सिलेक्ट नहीं होता। यस, ये वाली टर्म्स का सम, इन सारी टर्म्स का सम, ये कॉमा कॉमा नहीं, प्लस का साइन लगा देना बीच में, ठीक है, इन सारी टर्म्स का सम। और दूसरा टूल सिलेक्ट करता हूं, यहां से लेकर के यहां तक की टर्म्स का सम, इन सारी टर्म्स का सम, और इन दोनों येलो वाली टर्म्स का सम और ब्लू वाली टर्म्स का सम का जो रेशियो है वो आएगा 1:r की पावर n। अब बताओ, क्वेश्चन वाला पार्ट समझ में आया? ओके करके दिखाओ, मुझे हाथ खड़ा करके दिखाओ। क्वेश्चन वाला पार्ट जो है वो मैंने जो सॉल्यूशन के टाइम पे जो थोड़ा बहुत लिख के बताया, ये समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ पे बस कॉमा की जगह प्लस आ जाएगा, यहाँ पे इतनी सी मेरी गलती थोड़ी सी रह गई लिखते टाइम, समझाना तो मुझे इसी तरीके से पड़ेगा ना, ऐसे है। इनका सम की बात कर रहा है। अच्छा, येलो वाली टर्म्स का सम क्या है? ये तो सीधे सीधे सम ऑफ n टर्म्स, जीपी की सम ऑफ जीपी की n टर्म्स का सम है, उसको हम SN लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाद वाली जो ब्लू वाली टर्म्स है, इनका सम निकालने के लिए हम क्या करेंगे? ये हमने लास्ट ईयर भी पढ़ा था, 10th में भी आपको मैंने समझाया था कि बची हुई लास्ट की जो टर्म्स है उनका सम मुझे निकालना हो तो कैसे करना पड़ेगा। और 11th में भी मैंने AP के टाइम पे आपको समझाया था कि अगर मैं एक काम करूं कि इन सारी टर्म्स का सम देख लूं और उसमें से स्टार्टिंग की जो टर्म्स है उनको माइनस कर दूं, तो वो पीछे वाली टर्म्स ही बचेंगी। इन सारी टर्म्स का सम, येलो वाली और ब्लू वाली दोनों का सम निकालूंगा, तो वो क्या बनेगा? वो बनेगा सम किसका? 2n टर्म्स तक, 2n टर्म्स का, पहली से लेकर के आखिरी टर्म तक का सम। लास्ट वाली जो टर्म है उसकी पोजीशन है 2n,
यानी कि S2Na लिखूंगा, ये सारी टर्म्स का सम आ जाएगा। सारी टर्म्स का सम मतलब इसमें येलो भी आ गया और ब्लू भी आ गया, लेकिन मुझे तो सिर्फ ब्लू वाला निकालना है, तो इसमें से मैं माइनस कर दूं स्टार्टिंग की n टर्म्स। हाँ, तो ये सिंपल सिंपल सा रूल है जो कि क्योंकि एपी के अंदर भी और जीपी के अंदर भी जो एसएन का रूल है वो स्टार्टिंग से लेकर के एन टर्म्स तक के लिए है। बीच में से बीच वाली टर्म्स तक का सम नहीं हम निकाल सकते। जब तक कि मुझे इस टर्म की वैल्यू ना पता हो, रेशो ना पता हो, तब तक मैं इन टर्म्स का सम नहीं निकाल सकता डायरेक्टली। ठीक है, अब बोलो ये वाली बात समझ में आई जो मैंने लिखा है S2n माइनस SN? करके बता दो, मुझे आइडिया लग जाता है कि बच्चों को समझ में आ रहा है। सभी ने कर दिया ये चीज? एक सेकेंड, कीर्ति क्या कहते हो बेटा, आया समझ में? सर हाँ, ये येलो और ब्लू वाला पूरा एक ही जीपी है? पूरा एक ही जीपी की बात कर रहा है, एक ही जीपी की बात कर रहा है। ये जो क्वेश्चन है वो एक जीपी के अंदर है, ए जीपी। ठीक है, तो जिस जीपी की बात में एन टर्म्स का सम है, उसी जीपी के अंदर ही n+1 टर्म से 2n टर्म की बात कर रहा है। ये एक ही जीपी है पूरा ये सारा। ठीक है जी, अब अपना हाथ खड़ा करके आप लोग बताओ मुझे, यहाँ पे ब्लू वाला हाथ मुझे दिखना चाहिए कि आप लोगों को समझ में आया। हाँ, ब्लू वाला हाथ अपना। कीर्ति नहीं आया समझ में बेटा? कीर्ति ओके आया। हार्दिक बताओ आया कि नहीं? हाँ ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। चलिए, अब मुझे ये येलो वाले पार्ट का सम निकालना है और ब्लू वाले पार्ट का सम निकालना है। मैंने वो तो लिख दिया, आपको फॉर्मूला तो लिख दिया है। अच्छा, तो करते हैं जरा काम। सम ऑफ एन टर्म्स क्या बनता है? सम ऑफ एन टर्म्स बनेगा a r⁻n-1। ठीक है जी, S2n अगले वाला पार्ट है, S2n ये बनेगा a r⁻2n-1। ठीक है, और Sn तो हमें मालूम ही है। बस अब मैं काम कर रहा हूं, सम ऑफ एन टर्म्स, यानी कि मुझे रेशियो फाइंड करना है Sn रेशियो S2n Sn। ये कैलकुलेशन जो क्वेश्चन में दे रखी है उसके इक्वल आना चाहिए, यानी कि 1:r⁻n के इक्वल। अब रख के देखते हैं क्या आ रहा है। S2n की जगह पे आएगा a r⁻2n-1 और इसमें से माइनस करेंगे Sn। Sn है a r⁻n-1, ये चीज। ठीक है, इसका अगला स्टेप देखते रहे, कैलकुलेशन का नेक्स्ट स्टेप देखते रहना क्या क्या कर रहा हूं मैं। अच्छा, नीचे वाले पार्ट में से आप देखो, डिनोमिनेटर वाले पार्ट में से, तो ये a और ये वाला a दोनों में से कॉमन है, तो मैं a कॉमन ले लेता हूं, तो बचेगा r⁻2n-1 और माइनस r⁻n-1। ठीक है, ये बचा है ना, यही बचेगा। तो a से a तो ये कट गया। r⁻n-1 अपॉन में क्या आएगा? देखो यहां पे r की पावर है 2n-1 और यहां पे है r⁻n-1। ओ अरे यार मैं तो यार फॉर्मूला ही गलत लिख गया ना। मैं तो nth टर्म का फॉर्मूला लिख गया। आगे पिछले क्वेश्चन में तो नहीं कर दिया मैंने ऐसे ही कुछ? नो सर, इसी क्वेश्चन में किया है। दोबारा लिखता हूँ मैं, डिवाइड में r-1। हाँ वो तो रूल ही गलत लिख गया ना मैं। डिवाइड में नहीं, एक तो ये -1 पावर में नहीं आता, नीचे आता है, तो मेरे को दोबारा से लिखना पड़ेगा सारा कुछ। ठीक बताया आपने, मैं nth टर्म तक लेता चला गया बस। मैं बस करता हूँ, मैं ठीक करता हूँ इस चीज को। रीज्वाइन कर नहीं रहे बच्चे, या उनको लगा क्लास ओवर हो गई? मैंने लिख दिया ना मैसेज, हाँ रीज्वाइन लिख दिया। हाँ जी, तो हाँ जी ये हो गया सम ऑफ, यानी कि n+1th टर्म से लेकर के 2nth टर्म तक का जो सम है उसको निकालने के लिए ये कैलकुलेशन बनेगी। और सम ऑफ n टर्म्स तो हमें पता ही है Sn। तो सम ऑफ n टर्म्स क्या रूल होता है जीपी के अंदर? a r⁻n-1 अपॉन में r-1। ठीक है, ये हो गया n टर्म्स का सम।
ओके जी, एस टू एन यानी कि 2n टर्म्स तक का सम कैसे आएगा, ए आर की पावर 2n माइनस 1 अपॉन में r माइनस 1, यही होगा। ठीक है जी, अब मुझे निकालना क्या था, सम ऑफ n टर्म्स और रेशियो किसके साथ, सम ऑफ 2n टर्म्स माइनस Sn। ये तो बता ही दिया कि क्यों लिखेंगे, ये ब्लू वाली टर्म्स का जो सम है उसको निकालने के लिए यही चीज करना पड़ेगा कि 2n टर्म्स का सम निकाल लो और उसमें से पहली n टर्म्स का सम, येलो वाली टर्म्स का सम निकाल दो तो बचेगा ब्लू वाली टर्म्स का सम। ठीक है, तो इसमें अब करते हैं काम, ये चीज मुझे फाइंड करनी है कि ये कितना आएगा, ये क्वेश्चन मार्क है मेरे लिए। तो ये क्वेश्चन में उन्होंने बता रखा है कि इतना आएगा, मैं उसको प्रूव करने लगा हूँ। Sn की जगह पे आएगा a r की पावर n फिर माइनस 1 अपॉन में r माइनस 1, इस पूरे के नीचे S2n की जगह पे आएगा a r की पावर 2n माइनस 1 अपॉन में r माइनस 1, और इसमें से माइनस होगा सम ऑफ n टर्म्स जो कि है a r की पावर n माइनस 1 अपॉन में r माइनस 1। अब तो सही लिखा ना मैंने ये, यस सर। ठीक है। तो आप इसका अगला स्टेप जो देखेंगे वो क्या देखेंगे, देखें जरा, थोड़ी सी स्क्रीन नीचे कर रहा हूँ मैं, मतलब कि स्क्रीन ऊपर कर रहा हूँ मैं तो a की पावर आर एन माइनस का 1, ये माइनस 1 ऊपर नहीं है पावर के साथ, पावर में सिर्फ n है, ध्यान रखना, अपॉन में r माइनस 1, और डिनोमिनेटर वाले पार्ट में मैं एल्सियम ले रहा हूँ इन दोनों का एल्सियम लूंगा तो r माइनस 1 आएगा एल्सियम, ये आपको समझ में आता है। तो इस पूरे का जो एल्सियम आया वो आ गया r माइनस 1, और न्यूमरेटर पार्ट, डिनोमिनेटर का भी जो न्यूमरेटर पार्ट है वो बचेगा, न्यूमरेटर पार्ट में ये बचेगा मेरे पास। तो आप देख रहे हैं कि न्यूमरेटर पार्ट जो है, चलो पहले मैं लिख देता हूँ क्योंकि एक ही में सारा कुछ लिख दूंगा तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा, 2n माइनस 1 और माइनस के बाद a और r की पावर n माइनस 1, ये बचा। इससे अगला स्टेप देखते हैं क्या बनने वाला है, a r की पावर n माइनस 1 अपॉन में r माइनस 1। इसमें से अब देखो, अगर ये ना जल्दी जल्दी सेलेक्ट नहीं हो रहा ना कोई चीज़ तो मज़ा नहीं आता काम करने में, अरे यार बेकार चल रहा है इस टाइम पे बिल्कुल सिस्टम। तो यहाँ पे आप नीचे वाले पार्ट में देख रहे हो कि दोनों के पास a मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर भी और इधर भी, तो मैं a कॉमन ले सकता हूँ, मैंने a कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, r की पावर 2n फिर माइनस का 1, और माइनस के बाद बचेगा r की पावर n माइनस 1। तो माइनस के बाद ये वाला ब्रैकेट बचेगा, मैं इस ब्रैकेट को अगर खोल दूं यानी कि माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा माइनस का r की पावर n और प्लस का 1, ठीक है। और इस पूरे के नीचे कितना है, r माइनस 1। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, आ गई सर। ठीक है। तो मेन डिवाइड हमारी यहाँ चल रही है, डिवाइड के बाद वाली फ्रैक्शन का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करा के रेसिप्रोकल, ठीक है। तो रेसिप्रोकल करा देते हैं, चलो मैं रेसिप्रोकल करा के दिखाता हूँ। वैसे तो मैं यहाँ पे काटना बता सकता था कि ये r माइनस 1 से r माइनस 1 कट जाएगा, ये a से ये कट जाएगा, ठीक है। तो क्या बचा मेरे पास, r की पावर n माइनस 1 ऊपर बचा, और नीचे बचेगा ये माइनस 1 से प्लस 1 कट गया, r की पावर 2n और माइनस r की पावर n, ये बचा, ठीक है। अब नीचे r की पावर, पहले ऊपर जो ऊपर वाला पार्ट है वो तो है r की पावर n फिर माइनस का 1, ठीक है। पावर में n है, माइनस 1 अलग से है Sn का रूल के अंदर, आप ध्यान रखना ये वाली बात। नीचे वाले पार्ट को देखो, यहाँ पे r की पावर 2n है, यहाँ पे r की पावर n है, कौन सी पावर मैं कॉमन ले सकता हूँ, r की पावर n कॉमन ले सकता हूँ, ठीक है। जब कॉमन ले लेता है, जैसे कि मैंने लिखा 2 की पावर 8 और 2 की पावर 6 इंटू में 3, ऐसे था। इसमें से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, 2 की पावर 6 कॉमन ले लेता हूँ। 2 की पावर 6 कॉमन लेने के बाद यहाँ 2 की पावर कितनी बचती है, 2, यहाँ पे क्या बचेगा, 2 की पावर 6 में से 2 की पावर 6 कॉमन आ गया तो सिर्फ 1 बचेगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 ये बचेगा ना। क्या करते हो एक्चुअल में, करते क्या हो, कैसे करिए कैलकुलेशन, ये 2 बचाया, कैसे बचाया, 8 में से 6 माइनस कर दिया, माइनस कर दिया। यानी कि जब भी हम पावर के हिसाब से कॉमन लेते हैं तो पावर को माइनस करा देते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही यानी पे जब मैंने r की पावर n कॉमन ले लिया था तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 2n में से n को माइनस कर दो। जैसे यहाँ पे 8 में से मैंने 6 पावर कॉमन ले लिया था तो मेरे पास 2 पावर बच गई थी, यानी कि मैंने 8 में से 6 को माइनस करा दिया। ऐसे जब मैंने r की पावर n कॉमन लिया इसमें से और इसमें से, तो जो मैंने कॉमन ले लिया जो एक्चुअल में उसके पास था उसमें से कॉमन लिया हुआ पार्ट माइनस हो जाएगा। r की पावर 2n था, कॉमन ले लिया r की पावर n, तो 2n में से n माइनस हो जाएगा, इतनी पावर बचेंगी r के पास। तो यानी कि जो बचा इसके पास, r के पास क्या बचेगा, ऐसे बचेगा 2n माइनस n, क्योंकि n वाली पावर मैंने कॉमन ले ली थी। ये समझा रहा हूं कि ऐसे बचेगा, ये स्टेप लिखना जरूरी नहीं था, डायरेक्टली आप लिख सकते थे 2n में से n गया, खाली n बचेगा,
ठीक है, और माइनस के बाद r की पावर कितनी बचेगी, n पावर थी, n पावर ही कॉमन आ गई तो n में से n माइनस हो जाता है। ये लिखने का तरीका है एक्चुअल में। तो ये वाला पैटर्न एक बार समझ लेना लिखने का, फिर आप किसी भी क्वेश्चन पे काम कर पाओगे आसानी से। r की पावर n माइनस 1 अपॉन में r की पावर n ब्रैकेट में r की पावर कितना बचेगा, 2n में से एक n माइनस हो जाएगा तो कितने n बचेंगे, एक n, और n माइनस n कितना आ जाएगा, 0, r की पावर 0 का मतलब कितना हो जाएगा, 1। अब आप देख रहे हैं कि न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का पूरा ब्रैकेट सेम है, कट जाएगा, मेरे पास बचा 1 के अपॉन में r की पावर n, और मुझे यही चीज़ प्रूव करनी थी कि दोनों का जो रेशियो है वो आएगा 1 अपॉन r की पावर n आएगा। समझे? यस सर। यस सर, समझ गए। कैलकुलेशन करके देखनी पड़ेगी एक बार, तो लिख के तुम्हें देखना पड़ेगा, काम चलेगा नहीं वरना। और अब तुम कहोगे सर आपने पीडीएफ नहीं भेजी थी। हाँ मैं भेज दूंगा, आज पक्का भेज दूंगा। अभी अगले वाला क्वेश्चन करते हैं कॉपी, प्रश्न संख्या 25। वो कह रहा है इफ ए बी सी एंड डी आर इन जीपी, ये सारी टर्म्स अगर जीपी में हो तो शो करो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ब्रैकेट में है, और फिर इन तीनों का और इन तीनों का सम का मल्टीप्लाई इज इक्वल टू ये। अच्छा जी, ये 4 टर्म्स जीपी में है, तो जीपी के अंदर जो फर्स्ट टर्म है वो ए है, सेकेंड टर्म वो है बी, थर्ड टर्म सी, फोर्थ टर्म डी। इनके बीच में हम काम कर सकते हैं, तो कैसे कर सकते हैं, 2 तरीके से काम किया जा सकता है कि इनके अंदर का जो कॉमन रेशो वाली बात थी, यानी कि सेकंड जो कॉमन रेशो जैसे जैसे मैं निकाल सकता हूं वो सब बातें इक्वल रहेंगी। यानी कि क्या कहने का मतलब हुआ कि b और a को डिवाइड करूं तो वो c और b को डिवाइड करने के बराबर होगा, और d और c को डिवाइड करने के बराबर होगा, यही चीज होगा। सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करोगे तो रेशो आती है, थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से डिवाइड करोगे तो रेशो आती है, और फोर्थ टर्म को थर्ड टर्म से डिवाइड करोगे तो भी रेशो आएगी, वो तीनों बराबर होंगी। तो यानी कि ये चीज इक्वल होती है, यानी कि यहाँ से कैलकुलेशन बनती है कि बी स्क्वायर आएगा ए सी के इक्वल, यहाँ सी स्क्वायर आएगा बी डी के इक्वल, ये भी होगा और ये भी होगा। ठीक है, किसी का भी यूज आप कहीं पे भी, दोनों का भी और किसी अकेले का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो चलो बी स्क्वायर की जगह पे तो यहाँ पे मैं वैल्यू लगा दूंगा, चलो ए सी आ गई, और सी स्क्वायर की जगह पे लगा दूंगा मैं कि बी डी आ गई, अगर यहाँ क्वेश्चन वाले पार्ट में देखूं जो चीज प्रूव करनी है। लेकिन ए स्क्वायर की जगह क्या लगाऊंगा, या तो फिर ए स्क्वायर को छोड़ दूं, अच्छा चलो यहाँ कर दूं, ऐसे यहाँ पे भी करूंगा और फिर इसकी मल्टीप्लाई भी करूंगा, पता नहीं कहाँ तक क्वेश्चन जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं देखूं तो इसमें क्या करूंगा, इसमें तो ए की वैल्यू मतलब कि बी की वैल्यू मैं निकालूंगा तो वो रूट में आएगी ए सी, फिर सी की वैल्यू निकालूंगा तो बी डी आएगी, तो काफ़ी कैलकुलेशन टेढ़ी होने के चांसेस है, क्योंकि पावर 2 के साथ भी मुझे काम करना है। एक तरीका तो ये है क्वेश्चन को बढ़ाने का, इससे मुझे समझ में आ रहा है कि ये काफ़ी काम ना टेढ़ा होने वाला है अगर मैं वैल्यूज़ एक एक की लगाने बैठूँ। अच्छा, अगर मैं इस बात पे फोकस करूं कि जो जीपी की ये सारी टर्म्स हैं सीक्वेंस वाइज दे रखे हैं हमारे को कि ये जो चारों टर्म्स हैं ये एक जीपी बना रहा है, इन जीपी के अंदर है, तो फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड टर्म ये है, थर्ड टर्म ये है, फोर्थ टर्म ये है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि ये फर्स्ट टर्म है, यानी कि फर्स्ट टर्म जीपी की होती है ए आर, फर्स्ट टर्म तो ए होती है, और सेकंड टर्म क्या होती है ए आर, और थर्ड टर्म क्या होती है ए आर स्क्वायर, और फोर्थ टर्म क्या होती है ए आर क्यूब, यही होती है ना। जीपी की जो फर्स्ट टर्म होती है वो हम ए लिखते हैं, सेकंड टर्म ए आर लिखते हैं, थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर लिखते हैं, और फोर्थ टर्म ए आर क्यूब लिखते हैं। ठीक है, लेकिन ये वाला ए और ये वाला ए क्या सेम है? जी नहीं, आपने ऐसा कुछ आइडिया तो नहीं दिया। लेकिन हम नॉर्मली फर्स्ट टर्म को ए लिखते हैं, आपने भी कहा कि फर्स्ट टर्म को ए ही लिख लो, क्योंकि आपने बताया ना कि ए बी सी और डी ये चारों टर्म्स एपी की जीपी की हैं, तो स्टार्टिंग वाली टर्म आपने ए ही बोली है ना। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, क्या बोल रहा हूं मैं, समझ में आ रहा है कुछ आपको? यस सर, आ रहा है। जो फर्स्ट टर्म है वो मेरे हिसाब से भी ए होती है, और आपने खुद दिया है ए। ठीक है, तो मैं ऐसे लिख दूं कि जो जीपी है नॉर्मली फर्स्ट टर्म को हम ए लिखते हैं, सेकंड टर्म होती है ए आर, थर्ड टर्म होती है ए आर स्क्वायर, और फोर्थ टर्म होती है ए आर क्यूब। ठीक बात? यस सर। अगर मैं कहूं कि यहां पे कहूं कि जो फर्स्ट टर्म है, लेट फर्स्ट टर्म ए,
लेट फर्स्ट टर्म बी ए एंड कॉमन रेशियो बी आर। ठीक है, तो जीपी की फर्स्ट टर्म ए ही होगी और आपने कहा फर्स्ट टर्म को ए ही मानना है, इसलिए मैंने उस वाली कंडीशन को, जो लेट वाली कंडीशन है ए, ये मैं हटा देता हूं कि मैं फर्स्ट टर्म आपके वाली ही मान रहा हूं जो आपने बोला फर्स्ट टर्म ए है, और जो कॉमन रेशियो वो मैं लेट कर रहा हूं। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट मैं हटा रहा हूं कि मैं फर्स्ट टर्म को यहां लेट कर रहा हूं, नहीं, मैं फर्स्ट टर्म आपके वाले को ही लेके चल रहा हूं, आपने जो बोला फर्स्ट टर्म ए। सेकेंड टर्म के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट टर्म को रेशियो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, रेशियो आपने नहीं दिया तो मैं रेशियो को लेट कर रहा हूं, लेट कॉमन रेशियो बी आर। ऊपर मैं लिख रहा हूं, दिख रहा है आप लोग को, लेट कॉमन रेशियो बी आर, मैंने कॉमन रेशियो को लेट कर लिया कि वो आर है। तो सेकंड टर्म मेरे हिसाब से ये बनेगी जो कि सही होनी चाहिए, और थर्ड टर्म ये बनेगी और फोर्थ टर्म ये बनेगी। ठीक है, यानी कि आपके जो जीपी का सीक्वेंस आपने दिया था, जो 4 टर्म्स दी थी, उसमें मैं ए की जगह पे ए लिख सकता हूँ, बी की जगह पे ए आर लिख सकता हूँ, सी की जगह पे ए आर स्क्वायर लिख सकता हूँ, डी की जगह पे ए आर क्यूब लिख सकता हूँ। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? नो सर। बस ये अगर समझ में आ गया तो काम अब मेरा बड़े आराम से हो जाएगा। ये वाली अप्रोच से आगे बढ़ना, जो मैं यहाँ पे बता रहा था कि कॉमन रेशियो अलग अलग निकाल के सॉल्व करें, बड़ा टेढ़ा पड़ सकता है हमें, तो वो करने पे ही आपको पता चलेगा कि कितना टेढ़ा है। तो अब जो चीज़ प्रूव करनी है उसका लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ मैं। जो चीज़ प्रूव करना है पहले मैं लिख देता हूँ कि ये प्रूव करना है आपने ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की मल्टीप्लाई बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर, और इक्वल होना चाहिए ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी का होल स्क्वायर के। तो मैं इसका लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूं, और इसमें वैल्यूज रिप्लेस कर रहा हूं। ठीक है, तो ये पूरा जो है फर्स्ट में मान रहा हूँ, अब इसको पॉइंट ही बोलना चाहिए क्योंकि इक्वेशन तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ इसमें ये क्लियर हो रहा है कि ए की जगह पे ए लगा रहे हैं, बी की जगह पे ए आर लिख रहे हैं, सी की जगह पे ए आर स्क्वायर लिख रहे हैं, और डी की जगह पे ए आर क्यूब लिख रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखो यहाँ पे ए स्क्वायर का ए स्क्वायर, बी की जगह पे आ जाएगा ए आर इसका स्क्वायर, सी की जगह पे आ जाएगा ए आर स्क्वायर, बी की जगह पे आ जाएगा अगेन ए आर इसका स्क्वायर, सी की जगह पे आ रहा है ए आर स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, और डी की जगह पे आ रहा है ए आर क्यूब इसका भी स्क्वायर। ठीक है जी। सर आपने सी वाले में स्क्वायर नहीं लगाया पहले वाले ब्रैकेट में? सी की जगह पे कितना था ए आर स्क्वायर, हाँ ठीक है जी, यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगाया। ए स्क्वायर का ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा ए स्क्वायर आर स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा ए स्क्वायर आर की पावर 4, यहाँ पे करूँगा तो आएगा ए स्क्वायर आर स्क्वायर, यहाँ पे आएगा ए स्क्वायर आर की पावर 4, बड़ा गंदा कैलकुलेशन जाने वाला है यार ये, और यहाँ पे आएगा ए स्क्वायर और आर की पावर क्या होगा 6। ठीक है, अब क्या करूँ, अब मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई देख लो कितनी आसान होने वाली है, इस ए की इन तीनों से मल्टीप्लाई, फिर इसकी इन तीनों से मल्टीप्लाई, और फिर इसकी इन तीनों से मल्टीप्लाई, यानी कि 9 कैलकुलेशन आने वाली, मेरे पास 9 टर्म्स आने वाली हैं, और उन 9 टर्म्स को प्लस माइनस करना है। देखते हैं क्या बनता है यार, टाइम लगने वाला है, तो बड़े क्वेश्चन है, मैं भी क्या करूँ, मल्टीप्लाई करा रहा हूँ मैं। तो कितना आएगा देखो, पहले मैं ए स्क्वायर की इन तीनों से मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, मैं बता नहीं रहा हूँ कि इसको इससे कर रहा हूँ, समझते रहना क्या है, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। ए पावर 4 आर स्क्वायर, ए पावर 4 आर 4, और ए पावर 4 आर 6, सही कर रहा है ना मैंने? अच्छा, अगले में देखेंगे तो ए स्क्वायर ए 4 आर 4, ए 4 आर 6, ए 4 आर 8, अगले में ए 4 आर में 4 4 प्लस करते जाओ, और ए की पावर 2 से 2 पावर में, ए की पावर में 2 प्लस करते जाओ, और आर की पावर में 4 प्लस करते जाओ, बस ये करना है। ए की पावर 4 और आर की पावर 6, ए की पावर 4 आर की पावर 8, और ए की पावर 4 और आर की पावर कितना आएगा 6 और 4 10। ठीक है जी, ये हो गई सारी, नहीं अभी तो हो गई, 9 आ गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जल्दी हो गई मल्टीप्लाई, यकीन नहीं हो रहा। अब कुछ प्लस माइनस हो रहा है, नहीं हो रहा होगा, ये आ गया मल्टीप्लाई करके। ठीक है जी, अगला अब राइट हैंड साइड ले लेते हैं, ए बी प्लस 4 हो रहा है, कहाँ हो रहा है, किस किस का हो रहा है बताओ तो मेरे को। ए 4 आर 6, ए 4 ए 4 आर
A4R6 हो रहा है, A4R4 A4R6 हो रहा है। अच्छा और A4R अच्छा हो रहा है तो ठीक है, अभी एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, मैं थोड़ा सा स्पेस बना के लिख देता हूँ, मुझे लगा शायद नहीं हो रहा। ठीक है, स्पेस बन गया, यहाँ कर देता हूँ मैं प्लस माइनस। कितना कह रहे हैं आप? A4R² हो रहा है? नहीं हो रहा, ये तो चलो नहीं हो रहा। ये नहीं हो A4R4, A4R4 यहाँ पे है नहीं हो रहा। और यहाँ पे है, और कहीं पे है A4R4? नहीं, तो 2 बार A4R4, A4R6, A4R6 और कहीं नहीं है, 2 बार A4। 3 बार सर ये दिया कहाँ पे है 3 बार? A4 अच्छा 3 बार, हाँ यहाँ 3 बार आ गया। अच्छा और ये हो चुका है, ये हो चुका है A4। अच्छा ये तो सब कुछ है यार, मेरे को तो ध्यान ही नहीं रहा कुछ। A4R8 भी हो रहा है। हो तो गया A2, वही तो लिख रहा हूँ 2A4R8 और A4R10, ये बच गया। चलो ठीक है, ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड आके यहाँ पे रुकी। अच्छा राइट हैंड साइड थी। वंशिका बेटा आपकी क्लास कितने बजे होनी है? सर 6 o'clock। हाँ अभी टाइम है आपका अभी। ओके सर। तो A की वैल्यू कितनी है जी? A की जगह तो A है, B की जगह था AR, B की जगह था AR और C की जगह पे था AR²। देखते रहना, C की जगह पे था AR² और D की जगह पे था AR3, इसका स्क्वायर। ठीक है, तो ये आया A²R, ये आया A² R की पावर 3 और यहाँ पे आया A² R की पावर 5 का होल स्क्वायर। कैसे करें यार इस चीज को? अब आप देख रहे हैं कि सबके अंदर से कुछ कॉमन आ रहा है, थोड़ा छोटा हो जाएगा इसलिए कर रहा हूं ऐसा। ठीक है, आइडेंटिटी तो फिर भी लगेगी ही, लेकिन वो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा फिर भी। इन तीनों में से कॉमन क्या है? A² सब में कॉमन है और R कॉमन है, तो क्या बचेगा? यहाँ पे बचेगा 1, A² R कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1। यहाँ पे क्या बचेगा? A² और R कॉमन आ जाएगा तो R की पावर 2 बचेगी, और यहाँ पे A² और R की पावर 1 निकल जाएगी तो बचेगा R की पावर 4। क्या मैं सही हूं? सर आप सही अच्छा मैं ऐसे ये वाला ब्रैकेट अभी लगाऊं कि नहीं लगाऊं? ये पावर 2 किसकी होगी? होल की पावर है, इस पूरे की पावर 2 है तो इस पूरे की भी पावर 2 रहेगी। कॉमन लेने के बावजूद भी पावर 2 होल की ही रहेगी, पूरे की ही रहेगी, क्योंकि भैया होल की ही है ऊपर। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही स्टेप में? नहीं सर। अच्छा इसका अगला स्टेप क्या बनेगा? इसकी पावर 2 हो जाएगी, यानी कि ऐसे A² R, इसकी पावर भी 2 है और 1 प्लस R² प्लस R की पावर 4 की भी पावर 2 है, इस पूरे की पावर 2। ऐसे लिख सकता हूं? लिख सकता हूं ऐसे, क्योंकि आपको मालूम है कि A और B की पावर अगर 2 है तो इसका मतलब है A की पावर भी 2 है और B की पावर भी 2 है। तो ये समझो कि ये पूरा A और ये पूरा B, तो A और B की पावर 2 है, तो पहले वाले की भी पावर 2 होगी और लास्ट में जो जिससे मल्टीप्लाई वो हो रहा है पूरा, उसकी पावर भी 2 होगी, दोनों की पावर 2 होगी। ठीक है, इसका मतलब A² का स्क्वायर A की पावर 4 और R का स्क्वायर R²। यहां पे क्या होगा? A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर लगेगा, जो हमने पढ़ा था 9वीं कक्षा में, 9th क्लास में। 9th क्लास में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने? आइडेंटिटी पढ़ी थी, अगर हो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर तो वो लिख सकते हैं हम x² y² z², 2xy 2yz 2zx। ठीक है, तो वही यहाँ पे लगा दूंगा, यानी कि a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, c का स्क्वायर। ऐसे भी पढ़ सकते हो, मैंने एक्स वाई जेड की फॉर्म में लिखवा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस वाली आइडेंटिटी का। अगर एक मिनट लगेगा क्योंकि टूल सेलेक्ट होने में टाइम लगा रहा है यहाँ पे सिस्टम। ये वाली आइडेंटिटी का यूज मैं कर रहा हूं यहां पे। ठीक है, यस आगे बढ़ते हैं। A² प्लस B² प्लस C² प्लस 2AB 2 इंटू 1 इंटू R² प्लस 2BC यानी कि R² इंटू R4 प्लस 2CA यानी कि R4 इंटू 1। ठीक है,
आगे A4 था, आर स्क्वायर था, ब्रैकेट के अंदर आया 1 प्लस आर स्क्वायर का स्क्वायर आर की पावर 4, आर की पावर 4 का स्क्वायर आर की पावर 8, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2 आर स्क्वायर आएगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2 आर की पावर 6, और यहाँ इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आर की पावर 4 आएगा। अब इस सब में से आप इसको मतलब कि ए आर 4 को और आर स्क्वायर को कॉमन ले लोगे तो मेरे ख्याल से वही क्वेश्चन वाला मतलब कि जो लेफ्ट हैंड साइड हमने सॉल्व करी थी वो बन जाएगा। मैं मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, A4 आर स्क्वायर इसकिससे मल्टीप्लाई इसकिससे मल्टीप्लाई, इनकी ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ, प्लस A4 आर की पावर कितना आ जाएगा 6, 4 और 2 6, ऐसे ही A4 और 8 और 2 कितना हो जाएगा 10, आर की पावर 10, ऐसे ही आ जाएगा यहाँ पे 2 A4 और आर की पावर कितना आ जाएगा 4, 2 A4 आर की पावर कितना हो जाएगा 6 और 2 8, और 2 A की पावर 4 और आर की पावर कितना हो जाएगा 6। अब कुछ है प्लस होने वाला? A4 आर स्क्वायर है कहीं पे? A4 आर स्क्वायर नहीं सर, बस और कुछ तो होना चाहिए, क्योंकि वहां पे एक जगह 3 आ रहा था, यहाँ 3 तो नहीं आया कहीं पे भी। सर A4 R6 प्लस होगा। ये रहा, ठीक है, ये दोनों प्लस होंगे, बाकी कुछ नहीं प्लस हो रहा क्योंकि बाकी सबकी पावर मैच नहीं कर रही हैं। ठीक है, तो बन गया A4 आर स्क्वायर, A4 R10, और इसको मैं प्लस कर रहा हूँ इस टाइम ये A4 R6 को, तो ये आ जाएगा 3 A4 R6 और 2 A4 R4 और 2 A4 R8। ठीक है, 1 2 3 4 5 टर्म ये वाली बची हैं, तो मैं उस वाले पार्ट को, ये था मेरा राइट हैंड साइड ही लिखा था ना, हाँ राइट हैंड साइड, तो ये राइट हैंड साइड का सॉल्यूशन यहाँ पे आके रुका है। मैं लेफ्ट हैंड वाला सॉल्यूशन कॉपी करके ले रहा हूँ, नीचे लेके आ रहा हूँ। अरे भाई पेन भाई सिलेक्ट हो जाओ। यहाँ पे मैं कर रहा हूँ भाई पेस्ट आप लोग के सामने, ये आ गया ऊपर से। अब देखना कौन कौन सी वैल्यू मैच हो रही है। A4 R स्क्वायर, नहीं सॉरी A4 R स्क्वायर, A4 R स्क्वायर, 2 A4 R4, 2 A4 R4, 3 A4 R6, 3 A4 R6, 2 A4 R8, 2 A4 R8 और 2 A4 R10, सॉरी A4 R10, A4 R10। ठीक है जी, पांचों वैल्यूज मैच हो गई है, पांचों टर्म्स मैच हो गई है। ये लेफ्ट हैंड वाली थी और वो राइट हैंड थी, तो ऊपर लिख देना फर्स्ट और नीचे सेकंड, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की कैलकुलेशन हमने बराबर कर दी। बोलो समझ में आई बात कि नहीं आई? ठीक है, सर बस करते हैं। यस चलो आज इतना ही करते हैं, बाकी करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जयराम जी की बाय बाय, राधे राधे। राधे राधे।